हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। जो आज का हमारा विषय है वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता की अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें अंत्येष्टि संस्कार जो भी हुआ करते थे उसके विषय में हम अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका को पढ़ते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता के अंत्येष्टि संस्कार की विधियों से उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। ठीक है, मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो पारलौकिक जीवन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, जिसके हमें उदाहरण भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हुए साक्ष्यों पर हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे कि आगे हम देखेंगे अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। सबसे पहले हमें जानना है कि अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ठीक है, और एक विशेष खासियत होती थी हड़प्पा सभ्यता में। वो सभ्यता की खासियत जो होती थी वो होती थी कि कब्रिस्तान जो होते थे नगरों में बस्तियों से बहुत बाहर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में भी वो चीज़ों को पूछ लेता है। ठीक है, चाहे पीजीटी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो अच्छा एग्जाम है स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछ लेगा। जैसे कि अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी। ठीक है, और उसमें ऑप्शन भी दे सकता है वो। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर अच्छे से होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण समाधिकरण के विषय में। यह समाधिकरण सबसे अधिक प्रचलित था। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों समाधिकरण अंत्येष्टि संस्कार की विधियों में से सबसे अधिक प्रचलित कौन सा था? पूर्ण समाधिकरण वाला। कौन सा? पूर्ण समाधिकरण वाला सबसे अधिक प्रचलित था। ठीक है, चलो इस समाधिकरण में पूरे मृत शरीर को दफनाया जाता था। जैसे कि आज के समय में होता है कि पूरे मृत शरीर को दफना दिया जाता है। आज के जो अधिकतर जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये वाला संस्कार करते हैं जो अब इस समय प्रचलित है। ठीक है, लेकिन कुछ अंतर होता है। ठीक है, उस समय के दफनाने में और अब के दफनाने में, चूँकि हम आगे पढ़ेंगे। सबको सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर हाथ पीछे ऊपर की ओर मोड़ दिए जाते थे और पैर घोंटुओं में या घुटने मोड़ दिए जाते थे। जैसे कि साइड के बल हम लेटते हैं और पैरों को ऊपर मोड़ लेते हैं, पेट में लगा लेते हैं। ठीक है, और हाथों को सिर के ऊपर रख लें, जैसे कि उस पोजीशन में इस सब को लिटाया जाता था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं वो वाले इस विषय को जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि उनका जो विश्वास था पारलौकिक जीवन में था। ठीक है, कहाँ पढ़ा था हमने? ये था कि उनका जो विश्वास था पारलौकिक जीवन में था। ये कैसे प्रमाणित होता है? ठीक है, तो उसके जो प्रमाणित होता है वो इस आधार पर होता है कि सबके साथ उनके उपयोग की अन्य वस्तुएं तथा बर्तन, ठीक है, जैसे कि आभूषण, द्वीप, कंघी, शीशा आदि को रख दिया जाता था। इससे उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। मतलब कि सिंधु सभ्यता वाले ये मान के चलते थे कि भाई इस जीवन के अलावा भी किसी दूसरे लोक में भी कुछ जीवन है और शायद इनको इन वस्तुओं की जरूरत वहाँ पर पड़े। ठीक है, तो ये जो अभी हमने पूर्ण समाधिकरण की जो बात करी, ये करी हमने उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु उसके अपवाद भी मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा से एक शव मिलता है जिसमें क्या है कि दक्षिण उत्तर दिशा में उसको लिटाया हुआ है। दक्षिण में सिर है, उत्तर में उसके पैर हैं। लोथल से भी मिला है। लोथल से क्या है? लोथल से जो सबकी स्थिति है, लोथल से जो सबकी स्थिति प्राप्त हुई है, एक मिनट, हाँ, लोथल से जो सबकी स्थिति प्राप्त हुई है उसमें है कि जो सिर होता था वो पूर्व की ओर होता था, जो पैर होते थे वो पश्चिम दिशा में होते थे। ठीक है, अब रोपड़ से बात करें तो रोपड़ में हुआ करता था कि पश्चिम और पूर्व दिशा में लिटाया जाता है, कि मतलब कि सिर जो हुआ करता था पश्चिम दिशा में और पैर पूर्व दिशा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे जो कब्रों की जो खुदाई हुई है उनसे जो
उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर ये सब हम बताते हैं या जान पाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। साथ ही साथ जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, रोपड़ की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। ठीक है, तो मालिक के साथ कुत्ता कहाँ प्राप्त हुआ, किस कब्र, जो कब्र प्राप्त हुई वो किस स्थान पर थी, तो भैया वो रोपड़ में थी। कहाँ थी, वो रोपड़ में थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लोथल में एक कंकाल के साथ बकरे की सींग और हड्डियां रखी हुई मिली हैं। क्या, बकरे की सींग और हड्डियां रखी हुई मिली हैं। लोथल से देखो, लोथल से ये वाली चीज़ तो मिली है कि साथ कंकाल के साथ बकरे की सींग और हड्डियां मिली हैं। साथ में लोथल से 3 युग्म समाधियां, ठीक है, भी प्राप्त होती हैं। और आगे देखते हैं, कालीबंगा से एक युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। तो ये वाला जो पूरा पैरा है, ठीक है, इसके जितने भी फैक्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो उस, ठीक है, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके हिसाब से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आंशिक समाधिकरण के ऊपर। ठीक है, आंशिक समाधिकरण को देख लेते हैं। आंशिक समाधिकरण, इस समाधिकरण में मृत शरीर को जंगली जानवरों और चिड़ियाओं के लिए कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। ठीक है, पहले जो इंसान मृत हो जाता था उसको क्या करते थे, कहीं पर छोड़ दिया करते थे। जैसे कि आपने अभी एक मूवी देखी थी, ऋतिक रोशन की आई थी, मोहनजोदाड़ो, तो उसमें क्या था, एक क्रॉस टाइप का बना दिया था, उस पर अस्थियों को लटका दिया था। तो कुछ जानवर वगैरह उसको खा गए थे, चिड़िया वगैरह, और बाद में कुछ क्या बचा था, उसके अवशेष बचे थे। ठीक है, तो ऐसे ही ये इस आंशिक समाधिकरण में होता है। ये पहले जो मृत शरीर होता था उसको खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे कि पशु पक्षी उसको खा लें, और बाकी ऐसे, ठीक है, जितना भी अवशेष बचता था उसको दफना देते थे। ठीक है, चलो अब इसकी रेटिंग लगाते हैं। ऐसे आंशिक समाधि कहाँ था, कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बची हुई हड्डियों तथा कपाल आदि को दफना दिया जाता था। ऐसी आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर के स्थल से मिलते हैं। तो बहावलपुर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बहावलपुर के स्थल से मिलते हैं। वर्तमान में मतलब प्रेजेंट समय में अगर सभी समुदायों में से बात करी जाए तो पारसी समुदाय में इस प्रकार की अंत्येष्टि क्रिया के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा के उत्खनन से ऐसी समाधियां मिली हैं जिसमें सबको लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है, सबसे पहले तो ये जानना है, हड़प्पा के। ठीक है, कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। उत्खनन से ऐसी समाधियां मिली हैं जिसमें सबको लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया है। ठीक है, यह है किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र मालूम पड़ती है, क्योंकि मोस्टली जो प्रचलन वर्तमान समय में हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं, फॉरेन में देखते हैं। ठीक है, तो हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि वर्तमान समय में जो प्रथा रही है, ठीक है, वो किससे संबंधित रही थी, हड़प्पा से संबंधित रही थी। ऐसा प्रचलन जो आज वर्तमान समय में हमें विदेशों में दिखाई देता है, ऐसा या फिर ऐसे साक्ष्य के उदाहरण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। या कह सकते हैं कि ये कोई विदेशी आदमी रहा होगा जिनकी ये प्रक्रिया ऐसी रही होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दाह संस्कार। दाह संस्कार के बारे में देखते हैं। दाह संस्कार की यह क्रिया भी हड़प्पा संस्कृति में प्रचलित थी। मोहनजोदाड़ो और सुरकोटडा की कतिपय कलश समाधान के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार के समाधान में सबको जलाने के बाद, पहले सबको जलाया जाता था, बचे कुचे अवशेष और राख को मृत भांडों में भरकर दफना दिया जाता था। ठीक है, चलो इन कलशों के अंदर मृत व्यक्तियों के अवशेष के अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन, मन के हाथी के दांत के टुकड़े, चूड़ियाँ की ठीक है, चूड़ियाँ, अस्थियाँ, ठीक है, चिड़ियों मछलियों की प्रतिमाएं पाई गई हैं। ठीक है, वही इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि वो पारलौकिक जीवन में विश्वास रखते थे। चलो आगे देखते हैं।
इन कलशों में सामान्यतः मानव अस्थियां नहीं पाई गई। ठीक है, इन कलशों को मार्शल तथा मैक्के ने प्रतीकात्मक समाधियां माना है, लेकिन व्हीलर तथा पिगट जैसे विद्वानों ने मानव अस्थियां न मिलने के कारण इन्हें शोक पिट कहा। ठीक है, क्या कहा? शोक पिट कहा। तो देखो आज का जो आज का नहीं, इस टॉपिक का जो तीसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेगा, जैसे कि किसने शोक पिट कहा, तो व्हीलर और पिगट ने शोक पिट कहा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, जो कि अभी पीजीटी यूपी पीजीटी की फॉर्म या एलटी ग्रेड की जो फॉर्म आएंगे उसके लिए हिस्ट्री का अपना अलग महत्व रहेगा। तो मेरी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।